जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये जो पीडीएफ है बिल्कुल ऑफिशियल पीडीएफ है। पिछली जो वैकेंसी आई हुई थी जेल प्रहरी की, उसका पीडीएफ है। देख सकते हैं कि प्रहरी पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था और डेट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 2013 का डेट है। पिछली जो वैकेंसी है वो 2013 में आई हुई थी और उसी का ये ऑफिशियल पीडीएफ है। यहाँ पर जो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी वो बिल्कुल ऑफिशियली रूप से दी जाएगी और जो पिछली वैकेंसी थी उसके हिसाब से आपको ये जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कितने पदों पर वैकेंसीज आई हुई थी। अलग अलग सर्किल वार वैकेंसीज आई हुई थी और सर्किल वार यहाँ पर आप देख सकते हैं रायपुर सर्किल, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, अलग अलग सर्किल के हिसाब से अलग अलग पदों पर वैकेंसीज थी। जिस सर्किल से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए अलग अलग पद यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखें तो 822 पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी। कुल मिलाकर के 822 पद हैं, जिसमें अलग अलग वर्गवार भी जो है जारी किया गया था। जैसे कि अनारक्षित के लिए 342 पद, अनुसूचित जाति 89 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति 276 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 115 पदों पर वैकेंसी थी। कुल मिलाकर के 800 से भी ज़्यादा पद यहाँ पर थे। आगे बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो वैकेंसीज थी अलग अलग पदों पर, ठीक है, वहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं कि विज्ञापित पदों के नियमानुसार 10% पद जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 25% पद नगर सैनिकों के लिए और 10% पद जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वेतनमान यहाँ पर दिया गया है। वेतनमान भी आप देख सकते हैं। 10 साल पहले जब वैकेंसी निकली थी तो इस वेतनमान पर यहाँ पर वैकेंसी को जारी किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक और शारीरिक अर्हता के बारे में। चूंकि ये पुलिस विभाग, जेल विभाग का पोस्ट है तो इसमें शारीरिक अर्हताएं भी मांगी गई हैं। सबसे पहले शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो 10+2 प्रणाली से उत्तीर्ण मांगा गया है। हायर सेकेंडरी की परीक्षा यानी 12th पास मांगी गई है। ठीक है, 12th पास मांगी गई है तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मान के चलिए 12th पास। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी दिया हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। फिलहाल आप 12th पास जो है इसको कंपलसरी फिलहाल अभी के लिए मान करके चले। शारीरिक अर्हता भी यहाँ पर कुछ लिमिटेशन दिया गया है। ऊंचाई कम से कम 1.65 मीटर होनी चाहिए और सीने की माप 0.83 मीटर यहाँ पर होनी चाहिए, ये बताया गया है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए थोड़ी छूट यहाँ पर है, 1.85 मीटर ऊंचाई कम से कम और सीने की माप बिना फुलाए 0.78 मीटर होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर महिलाओं के लिए देख सकते हैं, महिलाओं के लिए ऊंचाई कम से कम 1.55 मीटर होने चाहिए और सीने की माप अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल होता है, आंखों की दृष्टियाँ जो है सामान्य होनी चाहिए, दोनों आंख सही होने चाहिए, चश्मा वगैरह लगा नहीं होना चाहिए। जेल सेवा के लिए शारीरिक रूप से अनुकूल होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। नियम व शर्तें, कुछ नियम व शर्तें यहाँ पर लगाया गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आयु सीमा में छूट कुछ इस प्रकार है कि मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 35 वर्ष तो होना चाहिए सामान्य रूप से। लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों को जो छूट अलग अलग वर्गवार दिया जाता है वो छूट यहाँ पर भी लागू होगा और छूट से रिलेटेड और भी जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर लागू रहेंगी। सारे छूटों को मिलाकर के 45 वर्ष से अधिक जो है मैक्सिमम आयु सीमा नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे बात करते हैं जो प्रक्रिया है, जो चयन प्रक्रिया होगी उसका शुरू से लेकर के लास्ट तक क्या प्रक्रिया रहेगी। सबसे पहले आवेदन पत्र भरना होगा। तो जो पिछली वैकेंसी थी वो ऑफलाइन माध्यम से आवेदन इसके लिए मंगाया गया था और हो सकता है कि आने वाली वैकेंसी ऑनलाइन के माध्यम से हो, लेकिन जो पिछली वैकेंसी थी वो ऑफलाइन थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन पत्र विक्रय और जमा करने का स्थान यहाँ दिया गया है। जैसे कि अगर आप रायपुर सर्कल से हैं, रायपुर से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो केंद्रीय जेल रायपुर में इसका मिला हुआ था फॉर्म, बिलासपुर का केंद्रीय जेल बिलासपुर, केंद्रीय जेल जगदलपुर, केंद्रीय जेल अंबिकापुर, केंद्रीय जेल दुर्ग, इस प्रकार से वहीं पर ऑफलाइन फॉर्म ले करके उसको फिल करके वहाँ जो है भरना था, वहीं पर जमा करना था। इसके बाद छटनी की जाएगी, आपकी जो फॉर्म थी उसकी छटनी की गई थी और आवेदन पत्र की जांच करके अगर पूर्ण अर्हताएँ पूरी करते हैं तो आपको पात्र मान करके आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जा रहा था। चयन की प्रक्रिया कि देख सकते हैं शारीरिक माप होना था पहले, शारीरिक माप जो होता है हाइट वेट वगैरह। ठीक है, तो इसमें केवल जो है नाप जोक में जो सफल पाया जाएगा, नाप जोक में जो उत्तीर्ण होगा उसको आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। आगे दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा इसमें लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 100 अंकों का शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया गया था और इसमें लंबी कूद,
गोला फेंक, 1 मील की दौड़ पुरुषों के लिए और 800 मीटर महिलाओं के लिए, और पुल अप। ये 4 प्रकार के शारीरिक दक्षता परीक्षाएं हैं जो कि 25-25 अंकों में डिवाइड थे, कुल मिलाकर के 100 अंकों का होगा। ठीक है, ये यहाँ पर पिछली वैकेंसी की बात है। और इसमें अलग अलग जो है अलग अलग जो यहाँ पर प्रक्रियाएं की जाएंगी, उसके लिए अलग अलग यहाँ पर नंबर भी डिवाइड है कि कितने सफलतापूर्वक कर लेने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ सारे चीज़ों का नंबर डिवाइड है। ठीक है, चारों प्रकार के 25-25 नंबर इसमें डिवाइड है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सफल होगा, सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी उनको कम से कम 50% लाना ही होगा, और ST SC OBC को कम से कम 40% लाना होगा। यहाँ पर अनिवार्यता बताई गई थी, लेकिन उससे मेरिट तैयार करने के बाद 15 गुना जो अभ्यर्थी होंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था। ठीक है, जो 15 गुना अभ्यर्थी थे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में मेरिट में आए थे, 15 गुना अभ्यर्थी, जितने भी पद थे, मान लीजिए 100 पद हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 पद हैं, तो उससे 15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था। लिखित परीक्षा 100 अंकों की थी, और 100 अंकों की लिखित परीक्षा आपके लिए जाएगी। 2 घंटों का आपको जो है समय दिया जाएगा। सिलेबस के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं। सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण तथा अंक गणित कक्षा 8वीं स्तर का यहाँ पर पूछा गया था। तो देख सकते हैं ये आपका सिलेबस रहने वाला है, और इसमें भी कम से कम ST SC OBC को 40% और जनरल को 50% लाना अनिवार्य होगा। ये मिनिमम मार्क है। ठीक है, लेकिन मेरिट जो है अधिक से अधिक नंबर लाने पर आपकी मेरिट में आप लोग स्थान प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर दोनों को मिला करके, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता मिला करके अलग से मेरिट तैयार की जाएगी। साथ ही यहाँ पर बोनस अंक का भी प्रावधान दिया गया था कि किस हिसाब से बोनस अंक दिया जाएगा, वो यहाँ पर बताया गया है। तो सारी चीज़ों को मिला करके, तीनों को मिला करके चयन सूची तैयार की जाएगी, जैसे कि शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट 100 नंबर, लिखित परीक्षा 100 नंबर और बोनस अंक 10 नंबर को मिला करके मेरिट में जो रहेगा, जितने जो है अलग अलग वर्गवार जो वैकेंसीज है ST SC OBC जनरल के लिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर मेरिट उस अनुपात में तैयार की जाएगी। और इस प्रकार ये पूरी जो है विधि, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। हम बात करने वाले हैं कृषि विभाग से संबंधित जो है जानकारी निकल के आ रहा है दोस्तों, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कृषि विभाग से जो है BSc कर रहे हैं, जो कि सिंपल स्नातक उत्तीर्ण है, उनके लिए जो है बहुत ही अच्छा न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों। लेकिन इसी संबंध में जो है बहुत सारे विभिन्न पदों पर जो है भर्ती संबंधी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों। लगभग 1022 पदों पर जो है आपको यहाँ पे भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकता है आगामी दिनों में। कैंडिडेट है जो कृषि विभाग से उत्तीर्ण है, जो सिंपल स्नातक है, उनके तरफ से बहुत ही जो है आक्रोश यहाँ पे देखा जा रहा है दोस्तों कि उनके लिए जो है कोई भर्ती यहाँ पे बहुत दिनों से निकल के नहीं आ रहा है। हालांकि जो है जिले स्तर पर कुछ वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो भी संविदा आधार पर जो है यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, तो उसी से संबंधित जो है यहाँ पे ये 2019 का जो है लेटर है दोस्तों, जिसका मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसके लिए जो है दोस्तों बताया गया है इसमें कि देख सकते हैं PDF थोड़ा क्लियर नहीं है। 2019 में जो है यहाँ पे 26/8/2019 द्वारा संचालक कृषि को जो है जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र यहाँ पे लिखा गया था। यानी कि कृषि विभाग द्वारा जो है वित्त विभाग को यह जानकारी दिया गया था कि उनके विभाग में कितना पोस्ट अभी रिक्त है, तो उसके आधार पर जो है वो भर्ती किया जाए। ठीक है, तो ये जो डाटा है वो कृषि विभाग ने जो है वित्त विभाग को प्रोवाइड कराया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे रिक्त थे, तो इसमें जानकारी यहाँ पे दिया गया, जिसमें कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 7 पोस्ट थे, यांत्रिकी सहायक के जो है 7 पद है, सर्वेयर के जो है 170 पोस्ट, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 440 पोस्ट यहाँ पे रिक्त थे दोस्तों। मानव चित्रकार के लिए जो है यहाँ पे 9 पोस्ट, अनुरेखक के लिए 22, ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए 22 पोस्ट, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं था, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 32 पोस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो है 32 पोस्ट, सहायक ग्रेड 3 के लिए 70 और वाहन चालक के लिए 40 पोस्ट, भृत्य चेयरमैन और चौकीदार के लिए जो है 140 पोस्ट, क्लीनर हेल्पर और जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 पोस्ट यहाँ पे रिक्त है। इस प्रकार से कुल जो है 1022 पदों पर जो है यहाँ पे स्वीकृति उनको देना था दोस्तों, लेकिन जो है कई कारणों की वजह से जो है यहाँ पे स्वीकृति नहीं मिल पाया था। यहाँ पे संभावना अभी यह जताया जा रहा है कि इस वर्ष जो है यह भर्ती निकल सकता है, क्योंकि इस साल चुनाव भी है, सरकार को भर्तियाँ भी निकालना है बहुत सारे पदों पर। तो इस वजह से जो ये नहीं हुई भर्ती जो है अभी इस वर्ष होने का संभावना जो है जताया जा रहा है दोस्तों, जो कि इन पदों पर हो सकता है। ये पोस्ट अभी भी खाली है।
तो इन पदों को भरने के लिए जो है यहाँ पे जो कि सभी कृषि विभाग से संबंधित पोस्ट है दोस्तों, तो इसमें जो है कृषि विभाग से जो कैंडिडेट उत्तीर्ण है उनको जो है अच्छा मौका जो है अभी आगामी दिनों में मिल सकता है। लेकिन इसका जो है कंफर्म अभी जानकारी यह नहीं मिला है दोस्तों कि यह जो भर्ती है आएगा, लेकिन संभावना इस प्रकार से जताया जा रहा है कि इस साल जो है यहाँ पे चुनावी मामला है, तो चुनावी जो संघर्ष है उसको देखते हुए सरकार जो है इन पदों पर भर्ती निकाल सकते हैं जो है स्टूडेंट को खुश करने के लिए। तो अब ये तो जो है आगामी दिनों में हमें पता चलेगा। फिलहाल जो है ये अपडेट निकल के आ रहा है जिसमें कि वेतनमान इसमें क्या क्या रहता है उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका अवलोकन आप कर सकते हैं दोस्तों। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि जो है आपको जो है यह भर्ती देखने को मिल सकता है। अब बहुत से सोच सकते हैं इसमें 1022 पोस्ट रिक्त है अभी भी, तो इन पदों को भरना तो अनिवार्य है और ये जो भर्ती है आपको आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालयों उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के और गैर शिक्षकों के लगभग 58,000 पद यहाँ पर रिक्त हैं। और ये जो रिक्त पद हैं वो जो शैक्षणिक पद हैं, शिक्षकों के पद हैं और गैर शिक्षकों के भी पद इसमें शामिल हैं। केंद्रीय माध्यम से जितने भी जो है विद्यालय संचालित किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन सभी केंद्रीय विद्यालयों में और साथ ही जो उच्च शिक्षण संस्थान है, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ये पद रिक्त बताए गए हैं कुल मिलाकर के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश भर में जो केंद्रीय विद्यालय है, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, सेंट्रल स्कूल हो, और साथ ही जो केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों के जो है 58,000 से ज्यादा पद यहाँ पर खाली हैं, जो कि जानकारी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में ये जो जानकारी है वो प्रदान की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये बताया है कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों के 12,099 पद और गैर शिक्षण कर्मियों के 1,312 पद खाली हैं। वही उसी तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षकों के 3,271 और गैर शैक्षणिक कर्मियों के 1,756 पद खाली हैं। और साथ ही उच्च शिक्षण संस्थान है, जो कॉलेजेस हैं, वहां पर सर्वाधिक पद जो है खाली है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में है, जहां शिक्षकों के 6,180 पद और गैर शिक्षक कर्मियों के जो है 15,798 पद अभी भरे जाने हैं। मंत्री जी के जवाब के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भी काफी सारी रिक्तियां हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षकों के 4,425 और गैर शैक्षणिक पदों के 5,052 पद लगभग यहाँ पर खाली हैं। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में NITs जो है वहां पर अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों के 2,000 से ज्यादा और गैर शिक्षण पद में जो है 3,000 से भी ज्यादा पद यहाँ पर रिक्त हैं। दोस्तों इसी क्रम में इसी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट खबर है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको अपडेट दिया था। बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जो अपकमिंग वैकेंसी है, एकलव्य विद्यालयों में शिक्षकों और गैर शैक्षणिक पदों में भर्तियां होनी है, जिसके लिए केंद्रीय बजट में देश भर में 38,000 पदों पर नियुक्ति होगी, ऐसी बात कही गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और बजट में इसके लिए जो है बजट भी फिक्स कर लिया गया है, काफी जो है हाई बजट इसमें रखा गया है। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में ही 3,000 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। और ये भर्ती यहाँ पर बताया गया है कि 7 साल पहले हुई थी नियमित भर्ती, और 7 साल पहले हुई थी, उसके बाद कोई भी किसी प्रकार की नियमित भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन जो है कोई भी नियमित भर्ती नहीं हुई है। विज्ञापन जारी जरूर किया गया था, जैसे कि मैंने आपको अपडेट दिया था। जानकारी दी गई है कि एकलव्य जो आवासीय विद्यालय है उसमें केंद्र सरकार ने 2023-24 में बजट तय किया है और देश भर के एकलव्य स्कूलों में भर्तियां की जानी है। ठीक है, यहाँ पर 38,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जो है वहाँ पर पद स्वीकृत किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी 73 एकलव्य स्कूल हैं, इनमें करीब 65 स्कूलों में नियमित शिक्षक व अन्य कर्मचारी के पद खाली हैं। और इसी में लगभग 3250 नियमित शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। तो यहाँ पर लगभग 3,000 से ज्यादा पद निकलने की संभावना है छत्तीसगढ़ में केवल। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत सारे सवाल भी थे, जो मैंने वीडियो डाला था उसमें कमेंट के माध्यम से सवाल भी ये पूछे गए थे कि ये भर्ती किसके माध्यम से होगी, क्या राज्य सरकार इसकी भर्ती लेगी या केंद्र सरकार लेगी। तो देखिए, इसकी भर्ती केंद्र सरकार के माध्यम से की जाएगी और जैसे कि संभावना है कि पूरे ऑल इंडिया में एक ही एग्जाम के जरिए इसकी भर्ती की जाएगी। ठीक है, पूरे जितने भी राज्य हैं जहां पर EMRS संचालित होते हैं सभी में एक तरह से ही एग्जाम लिया जाएगा और उसी के द्वारा भर्तियां की जाएगी। लेकिन स्टेट वाइज भर्ती होगी, जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं उनको छत्तीसगढ़ में ही पोस्टिंग दी जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। जैसे मैंने आपको अपडेट दिया था 2021 में इसके लिए भर्ती निकली हुई थी, उसी में पूरा डाटा जो है दिया हुआ था जिसके माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी। उसी तरह यहाँ पर जो बताया गया है
कि पूरे देश भर में 364 एकलव्य विद्यालय हैं, जल्द ही इसकी संख्या बढ़कर 700 हो जाएगी। और पुराने एकलव्य स्कूलों में जो 38,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। पहले इसके लिए वैकेंसी जारी की गई थी, जिसमें इसके लिए जो टीजीटी शिक्षक है उसका पद अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी पद के लिए पीजीटी है, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए 40 नंबर का इंटरव्यू इसमें रखा गया था। अभी इस बार देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या चेंजेस किए जाते हैं। साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट टेट से रिलेटेड भी सवाल पूछ रहे थे, जो मैंने उस वीडियो में भी क्लियर किया हुआ था। एक बार फिर से सुन लीजिए कि टेट टीजीटी के लिए आवश्यक होगा। टीजीटी के लिए टेट का लेवल 2 जो पेपर 2 होता है वो आवश्यक होगा। चाहे आप सीजी टेट पास हो चाहे सी टेट पास हो, दोनों इसमें चल जाएगा जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं। और बाकी दूसरे स्टेट में भरने वाले उस स्टेट का टेट वहां पर क्लियर आपका होना चाहिए। साथ ही अगर आपका सी टेट क्लियर है तो उससे काम बन जाएगा। अगर आपका स्टेट क्लियर नहीं है, सी टेट क्लियर है सेंट्रल लेवल का, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेवल 2 का वहां उत्तीर्ण होना चाहिए टीजीटी के लिए। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए किसी प्रकार की टेट की आवश्यकता नहीं होती। जिस भी विषय में आप फिल करना चाहते हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और जो मिनिमम परसेंटेज जो मैंने बताया था वो आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एकलव्य विद्यालय में 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। यहाँ पर 1 से 5वीं तक की कोई क्लासेस नहीं होती, इसलिए इसमें जो प्राइमरी टीचर है उसकी भर्ती नहीं होती है। तो जो डीएलएड वाले हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट ये सवाल पूछ रहे थे कि जो डीएलएड वाले हैं वो उसमें फिल नहीं कर पाएंगे, ये मैंने जानकारी दी थी। डीएलएड वालों का वहाँ पर नहीं दिया हुआ था, जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था। और साथ ही इसमें जो टेट लेवल 1 का भी यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, तो डीएलएड वाले नहीं भर पाएंगे। बीएड वालों के लिए ये वैकेंसी है। और यहाँ पर जो जानकारी दी गई है यहाँ आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षक यहाँ पर पढ़ाई करा रहे हैं। दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, कवर्धा, रायगढ़, जसपुर व सरगुजा 8 एकलव्य विद्यालय खोले गए थे। इसके बाद 2011 में कुछ जो है खुले थे, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ गई है और 73 तक इसकी संख्या पहुंच गई है। लेकिन यहाँ पर अभी भी नियमित स्टाफ की भर्ती नहीं हो पाई है। अतिथि शिक्षक की भर्तियां यहाँ पर होती हैं और 7 साल के बाद इसमें भर्ती होने की अभी संभावना नजर आई है, क्योंकि केंद्रीय बजट में इसके लिए बजट जो है फिक्स किया गया है और काफ़ी अच्छे अमाउंट में यहाँ पर बजट दिया गया है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। अब ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखिए इसी सत्र में वैकेंसी आएगी, क्योंकि बजट 2023-24 के बजट में इसको जगह दिया गया है। तो इसी वर्ष इसके लिए जो है भर्ती आने की पूरी संभावना है। आगे आने वाले जो साल है 2024 में जो है लोकसभा की चुनाव भी होना है, तो उससे पहले ये भर्ती आ जाएगी और उससे पहले गवर्नमेंट की ये मंशा रहेगी कि उससे पहले यहाँ पर पोस्टिंग दे दी जाए।